नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का भले ही औपचारिक ऐलान न हुआ हो, लेकिन सियासी दलों ने अपने अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 2022 के सियासी मैदान में उतरकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। अब सूबे में चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले पीएम मोदी यूपी में कई मेगा परियोजनाओं की सौगात या तो दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं। साथ ही कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की आधारशिला भी मोदी रखेंगे। मोदी पूर्वांचल से लेकर के वेस्टर्न यूपी और बुंदेलखंड इलाके के सियासी समीकरण को साधने का काम भी करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बजने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में कई मेगा परियोजनाओं को जनता को सौंपने जा रहे हैं। साथ ही वो कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखेंगे। अब पूर्वांचल के साथ साथ पश्चिमी यूपी को इस तरह की कई सौगातें मिलने वाली हैं, क्योंकि करीब एक हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी दौरा होगा और उसके बाद अगले 45 दिन तक उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास जैसे आयोजनों की फिर झड़ी लगेगी। इसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर जैसी सौगातें दी जाएंगी, तो फिर गंगा एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स की आधारशिला प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से रखेंगे। इसके जरिए पूर्वांचल के साथ पश्चिमी यूपी को भी यहां पर साधा जाएगा। अब प्रधानमंत्री पिछले महीने वाराणसी, कुशीनगर को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दे चुके हैं। 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जनता के लिए खोलने के बाद 19 नवंबर को झांसी आने का भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री का प्रस्तावित है। यहां पर वो रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। झांसी के ऐतिहासिक किले के परिसर में प्रधानमंत्री की विशाल रैली की तैयारी है और वो यहां पर नल जल परियोजना के सहित कई योजनाओं और विकास परियोजनाओं को हरी झंडी यहां पर दिखाएंगे। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर के तहत झांसी नोड में निवेश करने वाली परियोजनाओं की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। इसके बाद 20 नवंबर को प्रधानमंत्री लखनऊ में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह 13 नवंबर को आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे। इसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण बहुत तेज गति के साथ चल रहा है और करीब 10% काम ही इस एक्सप्रेसवे का बचा है और इससे भी दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक लोकार्पित कर दिया जाएगा। अब दिसंबर में भी प्रधानमंत्री के कई दौरे होने हैं। इन सब दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। अब पीएम के यूपी में हो रहे इन ताबड़तोड़ दौरों से ये साफ है कि यूपी में बीजेपी एक बार फिर से पीएम मोदी के नाम पर ही अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश में नजर आ रही है। तो एक के बाद एक प्रधानमंत्री के जो दौरे होने वाले हैं, निश्चित तौर पर इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री का बार बार उत्तर प्रदेश आगमन और इस तरह से विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करना या उद्घाटन करना या उनका शिलान्यास करना, यह सब इस बात को दर्शा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मोदी का भी फैक्टर रहने वाला है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी सहारे वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, जिसमें तमाम परियोजनाएं अभी उत्तर प्रदेश के वासियों को मिलने वाली हैं। तो अब यहां से सवाल यह है कि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं या विकास कार्यों की आधारशिलाओं को रख रहे हैं, इसका उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में क्या असर पड़ेगा और क्या यह माना जाए कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर विधान चुनाव में नरेंद्र मोदी की भी जो रैलियां हैं या फिर उनके द्वारा ये जो विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाना है, क्या उसके सहारे भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक पहुंचने की कवायद में है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी सरकार के द्वारा किए गए राज्य के अंदर विकास कार्यों को गिनवा रहे हैं, लेकिन उसमें केंद्र का सहयोग है वो किस तरह से मिल रहा है और केंद्र कैसे और विकास परियोजनाओं को तीव्र गति के साथ प्रदेश में बढ़ा रहा है और केंद्र और राज्य यानी कि डबल इंजन की सरकार कैसे प्रदेशवासियों के हित में काम कर रही है, ये बताने की कोशिश साफ तौर पर आपको नजर आ रही है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार ताबड़तोड़ जो रैलियां हैं या फिर सभाएं हैं प्रधानमंत्री की, वो प्रस्तावित हैं और अब से लेकर के आप दिसंबर तक लगातार देखेंगे कि एक के बाद एक कई दौरे प्रधानमंत्री के आपको देखने को उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेंगे और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री के भी दौरे हैं। तो कुल मिलाकर के केंद्रीय जो नेतृत्व है उनके दौरे या फिर विकास परियोजनाओं की जो सौगातें दी जा रही हैं, इस समय उत्तर प्रदेश वासियों को इसका असर विधानसभा चुनावों में कितना पड़ेगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसमें कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, चाहे आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें, हर घर नल योजना की बात करें,
प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की आप बात करें, ये तमाम योजनाएं जिसको भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये उसके विकास का मॉडल है और इसी पर उत्तर प्रदेश आगे तीव्र गति से दौड़ रहा है। अब जनता इसको अपने साथ किस तरह से कनेक्ट कर पाती है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी पूरे दमखम के साथ तैयार हैं। चुनावी रणनीतियां सभी विपक्षी पार्टियों ने बना ली हैं और मुख्यतः समाजवादी पार्टी को आप देख रहे हैं कि काफी एक्टिव मोड में इस समय वो नजर आ रही है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी भी अब प्रियंका गांधी की अगुवाई में लगातार अपने संगठन को मजबूत करती हुई एक बार उत्तर प्रदेश के सत्ता में अब अपनी भी दावेदारी कर रही है। और इसी तरह से अन्य विपक्षी पार्टियां भी आप देख रहे हैं कि सब एक एक करके अपनी अपनी रणनीति बनाकर आगे बढ़ते हुए और सभी ये दावे कर रहे हैं कि इस बार प्रदेश की जनता उनको मौका देने वाली है। लेकिन इन सब के बीच में अब देखना यह है कि जनता इस बार किसको चुनती है। जनता क्या भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मौका देती है, क्योंकि जिन विकास कार्यों की सौगात या फिर जिन विकास कार्यों का जिक्र हो रहा है या फिर जिन डबल इंजन सरकार की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको किस तरह से जनता देख रही है, क्या जनता इस पर भरोसा करती है या नहीं, ये 2022 के विधानसभा चुनाव में स्पष्ट होगा। समाजवादी पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, जो कि लगातार सरकार की नाकामियों को उजागर कर रही है, बड़े हमले सरकार के ऊपर बोल रही है और जनता के बीच में जाकर के बता रही है कि जो वायदे किए गए सरकार के द्वारा उनमें से जो वायदे हैं वो पूरे नहीं हुए। और इसलिए जनता इस बार अब समाजवादी पार्टी की तरफ विश्वास की निगाह से, भरोसे की निगाह से देख रही है। अब क्या जनता उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के ऊपर भरोसा करती है या फिर अपनी बात को किस तरह से समाजवादी पार्टियां पहुंचा पा रही हैं, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी आप देख रहे हैं कि गठबंधन भी अन्य दलों के साथ कर रही है, इसलिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती वो पेश कर रही है, ऐसा दावा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आज भी आपने देखा मायावती ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा हमला मौजूदा सरकार के ऊपर बोला और उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली हैं, यानी कि वो अपने अकेले दम पर इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, ये उनकी रणनीति है। और साथ ही साथ अन्य विपक्षी पार्टियों में आप कांग्रेस को भी देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी लगातार, चाहे किसान हो, चाहे कोरोना काल का मुद्दा हो या फिर महिला अपराध या फिर महिलाओं की भागीदारी, इन तमाम विषयों को लेकर के अपने राजनीतिक और रणनीतिक एजेंडे के तहत आप देख रहे हैं जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को ये कन्विंस करने की और बताने की कोशिश की इस समय अब उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप बदलाव चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी उसमें सबसे बेहतर विकल्प हो सकती है, वो भी अपनी कवायद में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हमेशा की ही तरह इस बार भी बेहद दिलचस्प है और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अपने आप में भी इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आबादी के लिहाज से देश का सर्वाधिक बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और राजनीतिक रसूख से भी आप देखेंगे तो केंद्र की भी जो सत्ता है उसमें बहुत बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का होता है और यहाँ तक भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के ही रास्ते जो केंद्र का रास्ता है वो जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश में जिसकी सत्ता हो उसकी मजबूत स्थिति केंद्र के अंदर भी होती है। और इसलिए अब चूंकि दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपना ये गढ़ कैसे बचाती है, इस बार कैसे वो रिपीट कर पाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस कवायद में भी आपको ये जो तमाम चुनावी जनसभाएं हैं, रैलियां हैं, वो नजर आ रही हैं। सौगातों का पिटारा खोला जा रहा है, उद्घाटन और शिलान्यास भी हो रहे हैं, साथ ही साथ नई परियोजनाओं की भी सौगात को करेंगे या फिर वो जिन योजनाओं को साथ में लेकर के आ रहे हैं, जिन योजनाओं को वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कितना फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को, ये देखना तो चलिए, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है इसलिए प्रधानमंत्री का दौरा भी बहुत स्वाभाविक है और प्रधानमंत्री चूंकि खुद भी उत्तर प्रदेश से ही चुनकर गए हुए हैं और यही उनका संसदीय क्षेत्र काशी है, इसलिए उनका बार बार आगमन भी कई बातों को दर्शाता है। लेकिन राजनीतिक तौर पर विधानसभा चुनावों में इसका फायदा कितना होगा और जो घोषणाएं हो रही हैं उसका इंपैक्ट कितना होगा, आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। विकास श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। विकास श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अरविंद यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है पीएसपीएल के। अरविंद यादव जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। संजीव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। संजीव मिश्रा जी, आपका भी स्वागत। राजीव यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है निषाद पार्टी के। राजीव यादव जी, आपका भी स्वागत है। और कुछ देर में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनके साथ भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजीव जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं क्योंकि एक हफ्ते के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री दूसरी बार उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। हालांकि उनका खुद का संसदीय क्षेत्र भी है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आ सकते हैं, लेकिन चुनाव के लिहाज से अगर हम लोग इसको जोड़ करके देखें तो जो योजनाएं अभी उनके साथ जुड़ी हैं या जिन योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास या उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होना है, उसको किस तरह से देखा जाए और इसका कितना इंपैक्ट इस बार के विधानसभा चुनावों में रहेगा, आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का जिस तरीके से विकास
आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने इसीलिए मैंडेट दिया था भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उन्हें पता था कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक तरफ गुंडा राज खत्म होगा, वहीं उत्तर प्रदेश में विकास को भी एक नया आयाम मिलेगा। और वही स्थितियां हैं। देखिए बुंदेलखंड कितना पिछड़ा हुआ था, वहां कितनी समस्याएं थी। आज इस तरीके से वहां पर एक्सप्रेसवे बन गया और उसकी शुरुआत होने जा रही। पूर्वांचल की भी स्थिति यही थी कि जब एक्सप्रेसवे बनेगा तो वहां के जो छोटे छोटे जनपद हैं उनकी कनेक्टिविटी सीधे दिल्ली से होगी। और इस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है कि आने वाले समय में कम समय में जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचे, जल्दी से जल्दी हर जगह पर हमारी उपयोग करने वाली चीजें पहुंचे, इस पर पूरा ध्यान दिया गया है। फिल्म सिटी, जेवर एयरपोर्ट, ये सब वो चीजें हैं जो पिछली सरकारें सोच नहीं रही थी। और जिस तरीके से डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है, देखिए गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होने जा रहा है, गोरखपुर में फर्टिलाइजर, एम्स की सौगात आ गई। अब देखिए इसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता 2014 में, 17 में, 19 में लगातार देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश और प्रदेश का विकास हो रहा है। और विपक्ष के पास कोई इश्यूज नहीं, कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए वो हमारे जो काम है उन पर अब टीका टिप्पणी करते हैं। जैसे कि अब पूरे देश में वैक्सीन लग रही है तो ये समस्या हो रही है कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी की व्यक्ति है। तो कहने का मतलब बहुत साफ है, जहाँ एक तरफ काम हो रहा है वहीं विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है और विपक्ष केवल आरोप लगा रहा है। ये उत्तर चलिए प्रदेश संजीव जी, आपने कहा विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे कितने मुद्दे होंगे और उसका जवाब आपको भी देना पड़ेगा। विकास जी कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के दौरे को, और कह रहे हैं विपक्ष तो मुद्दा विहीन है, आप लोगों के पास तो मुद्दे ही नहीं है। देखिए एक चीज समझने वाली चीज है कि कांग्रेस हो या सपा हो, बसपा हो, सब लोग अपने जनता से जुड़े हुई पार्टियां हैं, सबके पास मुद्दे होते हैं। और मुद्दे, ये बात अलग होता है कि जिस सरकार को डिलीवरी देनी है, जब वो अपनी डिलीवरी सही तरीके से नहीं दे पाते हैं तो वो जन मुद्दे बन जाते हैं। अभी संजीव जी कह रहे थे कि विकास की गंगा बहा दी, दूसरी पार्टी के लोग बताते हैं कि 3.5 साल तक का जो इतिहास, जो उनके पास अभिलेख है, रिकॉर्ड है, उसमें वो उनके कामों की केवल उद्घाटन करते दिखाई पड़े। और आज जब 3 महीने के बाद आचार संहिता लगने जा रही है, चुनाव में जा रही है, भारत चली चला का खेल है, उस दौरान आज विकास की गंगा बहाई जाने का वादा किया जा रहा है, उस पर डिबेट कराई जा रही है। मुफ्त शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मुफ्त वैक्सीन। पहली बार क्या पोलियो पैसे लेकर पिलाया गया था? या जितनी भी विकास कार्य होते हैं उसके लिए जमीन किसान देता है, वो जमीन भारतीय जनता पार्टी अपने घर से लाती नहीं है या कांग्रेस अपने घर से लाती है। किसानों की जमीन का सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। बुंदेलखंड की बात बड़ी अच्छी संजीव जी ने किया। अभी पिछले हफ्ते आदरणीय प्रियंका जी बुंदेलखंड गए, उनके साथ सौभाग्य से मुझे भी जाने का अवसर मिला। एक ही जगह पर 5 किसानों ने आकर बताया, अपने परिवार का पूरा दर्द बताया, प्रशासन ने बताया, वहां के डीएम, एसएसपी अधिकारी सब थे। हर दिन कोई ना कोई किसान आत्महत्या कर रहा है। जिस वक्त हम लोग लौट के आए हैं 28 तारीख 29 को, उसके दूसरे दिन फिर एक फोटो और वीडियो मेरे पास आया, किसान ने आत्महत्या किया। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली पहुंचा सकता है सरकार को। धर्म, जाति और नफरत की बातें करके आप वोटों का ध्रुवीकरण करने में सफल हो सकते हैं। आपके पास ऐसे कराना जैसे मुद्दे हैं, पर कोरोना के लिए आपका पास कोई रोड मैप नहीं था। पहली लहर में आपने ताली थाली बजाया और दूसरी लहर में 18 महीने 12 महीने तक शांति से बैठे रहे और लोगों की लाशें गंगा में बहती नहीं, पर आपके पास कोई रोड मैप नहीं था। आज आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा कर रहे हैं। क्या यह जनता का जो मुद्दा होता है वही कांग्रेस का मुद्दा होगा, वही विपक्षियों का मुद्दा होगा? और जब आप विपक्ष में आएंगे 2022 का विधानसभा चुनाव जब बुरी तरीके से, क्योंकि वादों से आप मुकर गए, सबका साथ सबका विकास की जो बातें की वो जुमला साबित हुआ। किसान, गरीब, दलित संघर्ष कर रहा है, आपसे अपनी भविष्य के लिए मांग कर रहा है, पर आप उसकी ओर देख नहीं रहे हैं। गृह मंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध समाप्त हो गया है, दूरबीन लेके देखोगे, और उनके जस्ट बगल में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसके बेटे ने निरीह किसानों को, जो अपनी आवाज उठा रहे थे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सरकार से कुछ मांग कर रहे थे, आपने उन पर गाड़ी चढ़वा दी।
और सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि इनकी जांच में सरकार जो है जो गलत तथ्य प्रस्तुत कर रही है उसको यकीन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश की सरकार पे यकीन नहीं है, तो आम जनमानस और आम जनता कैसे यकीन कर लेगी? अपराधियों को बगल में खड़ा करके अगर गृह मंत्री जैसे जिम्मेदार लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री लखनऊ में आते हैं, उत्सव मनाते हैं और एक शब्द उन कुचले हुए बेचारे शहीद किसानों के लिए नहीं बोलते हैं, अन्नदाता के लिए इतनी असंवेदनहीनता और केवल वोट प्रचार, इस तरीके का जो मैसेज। देखिए, वोट प्रचार तो सभी पार्टियां करती है, सभी पार्टियों को अपना अधिकार है। ऐसी कौन पार्टी जो वोट प्रचार नहीं करेगी? भाई चुनाव में जा रहे हैं तो प्रचार करेंगे, वो तो जनता तय कर देगी ना, इन्होंने किया कि नहीं किया, ये मैनेजमेंट इनका सही रहा कि नहीं रहा। लेकिन मुझे बताएं कि कांग्रेस पार्टी के मुद्दे क्या है? देखिए, सरकारी अनदेखी, 4.5 साल तक केवल नफरत, विघटन और बंटवारा करके अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेना भारतीय जनता पार्टी की, योगी और मोदी सरकार का रोल रहा है। 4.5 साल मोदी जी का बीत रहा है और 4.5 साल योगी जी का। जितना हम आप डिबेट में तय करेंगे कि क्या मुद्दा होना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा जनता के बीच में है और जनता के बीच में हमारी वो 7 प्रतिज्ञाएं भी हैं। आदरणीय प्रियंका जी ने वो पत्र आप सबको पहुंचा दिया। अरविंद यादव, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। हमारी वो 7 प्रतिज्ञाएं, हम 2500 रुपए धान, किसान जो कोरोना में मारे गए, जो परिवार किसान कोरोना में बर्बाद हुए हैं, उनको 25,000 रुपए देना, बच्चों को जो कोरोना में शिक्षा नहीं मिली, बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा सवाल है। जो मैं हमेशा पूछता हूं वो सवाल मैं फिर पूछूंगा, क्योंकि ये मुद्दे ऐसा नहीं कि आप लोग पहली बार उठा रहे हैं, इससे पहले भी उठाते रहे, इससे पहले भी विधानसभा चुनावों में आप लोग उठाते रहे। पिछली बार जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तब भी आप लोग वादे करते रहे, दावे करते रहे। कनेक्शन जनता के बीच में कैसे पहुंचा पाएंगे, बिठा पाएंगे, सवाल इस बात का है। मुद्दे और तमाम तरीके की प्रतिज्ञाएं, चुनावी मैनिफेस्टो चुनाव से पहले सभी पार्टियां लाती हैं, लेकिन जनता उस पर कैसे भरोसा करेगी? और समाजवादी पार्टी समय जो मुख्य विपक्षी दल है उसको छोड़ के कांग्रेस को क्यों चुनेगी? देखिए, नेताओं को ये जो उत्तर प्रदेश की धरती है, ये विश्वास की धरती है। लोगों को अपनी मेहनत पर, अपने साथियों पर, अपने भाइयों पर और इसी तरह अपने नेताओं पर भी विश्वास है। जिन नेताओं पर विश्वास था तो उनको जनादेश मिला। भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, पर जब आप जन आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं तो आपने जब विश्वास तोड़ते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश है, इसने सबको बारी बारी देखा है, केवल कांग्रेस को ही अवसर नहीं मिला है। और आपको मैं यकीन दिला रहा हूं कि हमारी पूर्ववर्ती कार्यों, हमारी पूर्ववर्ती समय में जो हमारा रोल रहा है भारत के विकास में और कांग्रेस और उत्तर प्रदेश के विकास में, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 32 साल पहले जो आपका रहा है, अब जनता उसको 32 साल पहले वाले को याद करके आपकी ये 7 प्रतिज्ञाओं पे आपको वोट दे देगी और आप लोग अब इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि इस बार आपको भरोसे के तौर पर देख रही है। ठीक है, मैं भरोसा इस पर करता हूं, देखता हूं जनता के ऊपर छोड़ते हैं कि जनता इसको कैसे देखती है। अरविंद जी, नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैंने इसीलिए कहा ना कि सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर सकती हैं। ठीक है, अरविंद जी। आयुष जी, प्रधानमंत्री के दौरे और इस समय मौजूदा जो स्थिति है इस समय उत्तर प्रदेश की, उसको आप कैसे देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी लखनऊ में आ रहे हैं, झूठ की बौछार करेंगे, पूरे जुमलेबाजी करेंगे। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का विकास क्या है, कागजी विकास है, कागजों पे विकास होता है। पूरी विकास इनकी होर्डिंग और बैनरों में होती है, पूरी विकास इनकी रेडियो स्टेशन पे होती है। तो कहीं ना कहीं इनके पूरे विकास का जो नजारा है वो उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ साथ देश के लोगों ने देखा है। महंगाई पे जो इन्होंने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, आप देख लीजिए कि महंगाई का क्या हासिल हुआ। डीजल पेट्रोल आसमान छू लिया, सरसों की तेल 200 रुपये पहुंच गई। सरसों के तेल के अलावा दाल है, नमक है, टमाटर है, प्याज है, सब महंगाई की स्थिति आप देख लीजिए। जो इन्होंने कहा था कि हम अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे, उसका हश्र देख लीजिए क्या हुआ उत्तर प्रदेश में कि अपराधी को मंच पे बैठा करके, अपराधी के पिता को मंच पे बैठा करके दूरबीन से देखी जाती है कि अपराधी दूर दूर तक नहीं दिखाई देते। भैया, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के लोगों के आंख में धूल एक बार झोंक सकते हो क्या? आप बार बार धूल झोंक सकते हो? उत्तर प्रदेश की आवाम को क्या गुजराती मूर्ख समझते हैं क्या? उत्तर प्रदेश की आवाम जागरूक हो चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है। यहाँ न तो अब गुजरातियों का सिक्का चलेगा और न ही उत्तराखंडियों का सिक्का चलेगा। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोगों की आवाज को बुलंद करने वाले माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के प्रति, लेकिन ये किस संविधान में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में जिसको सत्ता चलानी है उसको उत्तर प्रदेश में जंग लेना जरूरी है?
ये किस संविधान में लिखा है? अरविंद जी, किस संविधान में लिखा है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है न तो राजनीति कर सकता है, ना उसको आने की कोई जरूरत है? ये आपने गुजराती, उत्तराखंडी ये क्यों बांटना शुरू कर दिया अरविंद जी? अरविंद जी, ऐसे क्यों बांट रहे हैं आप? आप नीतियों पर कटाक्ष करें, आप नीतियों पर कटाक्ष करें, आप इस पर कटाक्ष कर सकते हैं कि ये जो कह रहे थे उसको डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन कृपया करके ऐसे बांटे ना अरविंद जी, अरविंद जी, अरविंद जी ऐसे बांटे ना, अरविंद जी ऐसे ना बांटे। गुजरात भी इसी देश का हिस्सा है, गुजरात भी इसी देश का हिस्सा है, उत्तराखंड भी इसी देश का हिस्सा है, और आप भी गुजरात जा सकते हैं, आप भी उत्तराखंड जा सकते हैं। आपकी पार्टी अगर राष्ट्रीय स्तर की हो तो आप वहां भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कल को कोई बोले कि अब उत्तर प्रदेश वालों को हम यहाँ नहीं आने देंगे। आयोजे बिल्कुल लड़ी जाती है, बिल्कुल संगठन होता है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि क्या गुजरात से और दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सरकार करने की क्या गुजराती लोग यहाँ तय करेंगे? क्या मुझे लगता है कि गुजराती लोग कैसे तय करेंगे? मैं तो यही तो आपसे कह रहा हूं ना, आप जो बात कह रहे हैं, आप जो लाइन खींच रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही नहीं अरविंद जी। कल को आपकी राष्ट्रीय पार्टी बनती है पीएसपीएल, और कल को गुजरात का कोई शख्स यहां बैठ कर वहां प्रवक्ता अगर ये बोले कि क्या कोई उत्तर प्रदेश वाला तय करेगा कि गुजरात में क्या होगा, तब आपको बुरा लगेगा। इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, आप बांटे ना। आप ये ना कहें कि कोई गुजराती तय करेगा, कि कोई राजस्थानी तय करेगा, कि कोई उत्तराखंडी तय करेगा। आप नीतियों पर बात करें, 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 और आप नीतियों पर बात अगर करेंगे तो फिर मैं आपको इस बात की इजाजत दूंगा, लेकिन उत्तराखंडी, गुजराती इनमें ना बांटें, इसमें ना बांटें, इसमें ना बांटें। अरविंद जी, आप बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, मैं आपसे कम से कम ये उम्मीद नहीं करता हूं कि आप इस तरह से बांटे ना, बांटे ना, आप बांटे ना, बांटे ना। मुझे केवल इस पर एतराज है, आप नीतियों को लेकर के जो बोलेंगे मुझे स्वीकार है। आप ये कहिए, आप ये कहिए, हिंदू मुसलमान करते हैं, आप बिल्कुल बोलिए, उस पर मैंने कभी एतराज नहीं किया। हिंदू मुसलमान करते हैं, आप बोलिए, आपका अधिकार है, लेकिन कृपया करके ये क्षेत्रवाद मत करें, क्षेत्रवाद ना फैलाएं, क्षेत्रवाद ना फैलाएं। अरविंद जी, ये सही नहीं है, अरविंद जी ये सही नहीं है, अरविंद जी ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये सही नहीं है। राजीव यादव जी, राजीव यादव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आवाज आ रही है आप? जी जी, राजीव यादव जी, कैसे देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री के दौरे को, और क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम विपक्षी पार्टियां बातें उठा रही हैं उनका इंपैक्ट इस बार विधानसभा चुनाव में रहने वाला है, और निषाद पार्टी अभी है भारतीय जनता पार्टी के साथ? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि निषाद पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ अटूट है। इसकी घोषणा स्वयं जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने स्वयं लखनऊ में इसकी प्रेस वार्ता करके इसकी घोषणा करी थी। और रही दूसरी बात, जिस विपक्ष जो बातें कर रहा है, जैसे भी हमने अरविंद जी को सुना, विकास जी को सुना, तो अरविंद जी जो बातें कह रहे थे कि कोई गुजराती और अहमदाबाद या उत्तराखंडी आके यहाँ पर राज नहीं कर सकता है, तो अरविंद जी या विकास जी को ये समझना चाहिए कि ये देश बांटने की राजनीति से नहीं चलता है, और ना ही ये देश आज तक बांटने की राजनीति चला है। शायद इन लोगों की परंपरा रही है, कोई जिन्ना को लेके आता है, कोई किसी को लेके आता है, ऐसी ना भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसी कभी राम जी राजा दशरथ जी के बेटे नहीं है, तो मैंने नहीं कहा। नहीं, शायद मैंने हिंदू मुसलमान को नहीं किया है जो कभी। कार सेवकों पे आपकी सरकार थी, आपके माननीय नेताजी की सरकार थी, जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई, उस समय तो आपकी सरकार थी। वाह वाह वाह, अरे राजीव जी, एक चीज बता दीजिए भैया, कब तक ये चीजें करोगे? विकास की गंगा भाजपा बाहर है, आंसू में गंगा बहने लगती है। भगवान राम का राजीव जी, मैं कहता हूँ एमएलसी बनना आसान है, राज्यसभा सांसद बनना आसान है, उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए लड़ाई लड़ना आसान नहीं है, और आपके विचारधारा के अनुसार लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। नहीं, हम भी बता रहे हैं। चलिए, आप हमारे एमएलसी भाई, आप केवल सांसद पहले राजीव जी की बात हो जाए, फिर मैं आपको समय दूंगा, आराम से जवाब दीजिएगा। राजीव, वो भी जसवंत नगर की सीट 2017 से उनकी पार्टी के सिंबल, समाजवादी पार्टी के साइकिल सिंबल से विधायक बने थे। तब आपको इस पर भी चर्चा करनी चाहिए कि वो सब साइकिल के सिंबल से 2017 में विधायक बने थे। और रही बात, आप जो बात करें कि पुरानी बातों की, तो अगर चर्चा आज की जाती है, जब हम भी कह रहे हैं, जिस बयान की आज शायद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पूरा स्पष्टीकरण भी दिया कि कुछ बयान मीडिया की तरफ से कुछ तोड़ मरोड़ की पेश किया गया है, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन किसी को राज नहीं आ रहा है। पहले बचा लो आप लोग, हमारा गठबंधन पहले गठबंधन है, बचा लो।
अरविंद जी, शायद आपको ये तय करना एमएलसी चाहिए। और मंत्री के लिए जो आपको ये तय गठबंधन करना आपने चाहिए बनाया अरविंद जी। है उसको अरविंद पहले जी, बचा नहीं, लेकिन लीजिए। अरविंद जी सुन ठीक है, चलिए लीजिए, भाई, वो शायद चीज तो आपको आप ये लोगों तय की भी है करना ना, चाहिए, समाजवादी अभी पार्टी के आपने साथ बात हो कही जाए है गठबंधन कि औपचारिक सरकार तौर को पर तब लेकर माना जाए। कि सरकार नहीं में नहीं सुधार आयुष जी, ला रहे हैं। हमने आज कभी ये मंत्री कीजिए। और नहीं सांसद ठीक है, और अब आप एमएलसी पार्टी का विलय बनने के करेंगे लिए कि किसी गठबंधन तरह करेंगे, के उस पर भी अभी बहाने पेच है। किया चलिए है। ठीक है, ये आप लोगों का, ये आपकी पार्टी का अपना व्यक्तिगत निर्णय है, उस पर मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप वो उधर भी ना करें। ठीक है, चलिए एक सेकंड संजीव जी, समाजवादी पार्टी नहीं ठीक है, लेकिन ये बात सही कही राजीव जी। देखिए जो बात निकल के आई, इसीलिए मैंने भी आपसे सवाल पूछा कि आप बीजेपी के साथ हैं कि नहीं है, आपने स्पष्ट कर दिया। ठीक है संजीव जी, आप कह रहे थे कि देखिए कोई मुद्दे ही नहीं, इतने मुद्दे यहां पर गिना दिए गए। पहला तो ये था कि आपने डिलीवर क्या किया है। औपचारिक तौर पर आप किसी चीज की घोषणा करें या ऐलान करें, या ये बनेगा या बन जाएगा, बनाया क्या है वो बताएं। और दूसरा यह है कि ये जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। देखिए कई चीजें साफ हो गई। एक तो ये साफ हो गया कि साहब ये एक्सप्रेसवे हमारा है, ऐसा नहीं होता। ये जनता के पैसे से बना हुआ होता है, जनता का पैसा होता है। अरे भैया, और मुफ्त राशन किसका है? मुफ्त राशन मोदी जी का है। बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा करके फोटो लखनऊ से लेके पूरे देश में लगा लोगे, ये मुफ्त राशन का थैला पकड़ाओगे, मुफ्त वैक्सीन हम बांट रहे हैं, क्या मोदी जी के घर का पैसा है? सरकार में आपके आज अरविंद जी 17 में भाई देखिए आप लोगों ने भी प्रचार प्रसार ऐसे ही किया था ना, काम बोल रहा था, और काम बोल रहा था तो वो काम भाई पैसा तो जनता का ही था ना। लेकिन जो सरकार ने किया वो बताएगी, जो सरकार ने किया वो बताएगी, जनता के पैसे से क्या किया वो बताएगी, उसका हिसाब किताब देगी। जनता उसका भरोसा करेगी तो उनको वोट देगी, नहीं भरोसा करेगी तो वोट नहीं देगी। ठीक है अरविंद जी, अडानी अंबानी को दिया होगा तो जनता इनको दिखाएगी ना, है ना, जनता इनको आईना दिखाएगी। लेकिन अभी उनकी बात कंप्लीट होने दे। समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो जाए। अरे जरा अपना जो छीछा लेदर है, जो खिचड़ी भैया बलात्कारियों के साथ गठबंधन नहीं करूंगा है। हमें इससे नहीं मतलब है। चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं। देखिए मुद्दे से हम लोग भटक रहे हैं, मुद्दे से हम लोग भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। देखिए इस तरीके से टीका टिप्पणी करने से हम लोग मुद्दे से भटक गए। सुरक्षित रहे अरविंद जी, मुद्दे से देखिए भटक गए हम लोग। हमें जवाब किस बात का चाहिए, हमें जवाब किस बात का चाहिए? हमें जवाब ये चाहिए कि इन्होंने डिलीवर क्या किया, जो वादे किए उनमें से कितने पूरे किए। हम लोग उस पर रहते हैं, क्योंकि आपस की टीका टिप्पणी में से कोई हासिल होना नहीं। संजीव जी, क्या दिया प्रदेश की जनता को? नहीं देखिए, जो कमिटमेंट किया था किसानों से उनका ऋण माफी का कमिटमेंट किया, तो 36,000 करोड़ रुपए का उनका ऋण माफ। तो ये अडानी का कितना ऋण माफ हुआ? ये आप और बताइए, अंबानी का कितना? ये आप बताइए। जब गायत्री प्रजापति कमाते थे नहीं, क्या उसका कोई आंकड़ा है? ये याद है 5 साल में क्या दिया था? वाह 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 वाह। सुनिए, अडवाणी और अजय टीएनबी को लिए कितना माफ किया है? और अडानी तभी भी थे और अंबानी तभी भी थे। हमने नहीं कहा था बागपत और मेरा, लेकिन गायत्री प्रजापति की क्या स्थिति, उस पर तो कुछ बोलो। चलिए भाई, किसान का माफ तो किया ना अरविंद जी, ठीक है, अडानी अंबानी का किया तो किसानों का भी कर दिया इन्होंने। अब उनकी बात तो कंप्लीट होने देना। अरविंद भाई कंप्लीट हो जाना, पहले कंप्लीट एक एक करके बोले। राजीव जी एक सेकंड, संजीव जी की बात पहले कंप्लीट होने दे, एक एक करके। देखिए इस तरीके से एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं, कोई किसी की बात स्पष्ट नहीं हो पा रही, समझ में नहीं आ रहा कौन क्या कह रहा है। उसमें सफाई महोत्सव हुआ, सफाई महोत्सव में कितना खर्चा हुआ, इसका भी सरकार को बताना चाहिए। नहीं संजीव जी, प्रदेश को क्या डिलीवर किया? मेरा सवाल अभी भी बेसिक वही है। आपने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था, आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने कहा कि आपने किसान। आप बताइए स्पेसिफिकली आपने क्या डिलीवर कर दिया? अभी उद्घाटन किसका करेंगे, कौन बन के 24 में 25 में तैयार होगा, वो नहीं। अभी क्या दिया 4.5 साल के अंदर? बहुत जल्दी से शार्पली बताइए। मैंने तो इसलिए शुरू में कहा, जो हमने वादा किया था, जो कमिटमेंट किया था कि हम 36,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। सड़क बनाए हैं संजीव जी, ये समस्या इनके साथ सरकार आपकी अरविंद जी देखिए भाई, अब अरविंद जी आप सुन नहीं रहे। अरविंद जी देखिए नहीं, अरविंद जी ऐसे नहीं, अरविंद जी आप सुन नहीं रहे। अरविंद जी आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरविंद जी आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे मेरे सवाल का जवाब तो मिलने देना, आप बीच में टीका टिप्पणी को वहीं पर खत्म कर दें। पहले मुझे सवाल का जवाब मिलने दें। अरविंद जी सवाल का जवाब मिलने दें। 2018 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कमिटमेंट किया था कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे, वो क्यों नहीं दिया 5 साल की सरकार में? हाई स्कूल के बच्चों को टैबलेट देने के लिए कहा था, वो क्यों नहीं दिया? और गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी को भैया संजीव जी, आप ही लोग हिंदू मुसलमान करो, हम लोग विकास के नाम पे चुनाव लड़ते हैं।
हम लोग अपराधी बलात्कारियों के साथ चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्योंकि भगवा रूपी बलात्कारियों को नहीं बचाते हैं, चाहे यूएन के इन प्रकार कुछ कर मंच पे बैठा के अपराधियों को दूरबीन से हम नहीं देखते हैं। इसीलिए शिवपाल सिंह यादव ने आज कहा कि हम 4.5 साल से लगे हुए हैं कि समाजवादी पार्टी वाह का वाह, गठबंधन हो जाए। हम एमएलसी और मंत्री बनना होता ना गठबंधन के तो लिए लगे कहीं भी हुए बन लिए होते, हमारा भतीजा लिफ्ट नहीं दे और रहा। आप जैसे लॉलीपॉप पे बनना होता आजादी का बयान है। तो विचारधारा की लड़ाई मानेंगे इसलिए शिवपाल सिंह यादव जी नहीं लड़ते। आज भी डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का किसी ने काम किया है तो मानिए शिवपाल सिंह यादव जी ने लड़ने का काम किया है। मतलब यह शिवपाल सिंह की जितनी बेइज्जती समाजवादी पार्टी पे हुई, उसके बाद इस तरीके का बयान आ रहा है थूक के चाटने वाला कि 4.5 साल से फिर देखिए, गठबंधन की बात अगर कर रहे हैं। संजीव जी इस तरीके से बात करेंगे तो अभी पिछला रिकॉर्ड मेरा देख लीजिएगा। थूक के चाटने का आप लोग काम करते हो और लगातार आप लोग करते हो। और कोई आपके पास शब्द हम लोगों ने जनता के मुद्दों पे लड़ने का काम किया है। अगर आप लोग लगता है पहले भी हम पूछते थे, पुनः पूछ रहा हूँ, अगर उत्तर प्रदेश के किसी भी पुल से आप गुजरेंगे, किसी भी ओवरब्रिज से गुजरिएगा तो मानेंगे शिवपाल सिंह यादव जी का नाम दिखता है, भाजपा के किसी नेताओं का नाम नहीं दिखता है। ठीक है, चलिए ठीक है। विकास जी, उत्तर प्रदेश के अंदर 32 साल हो गए कांग्रेस पार्टी को बाहर रहते हुए। अखिलेश यादव जी ने तो अपने पोस्टर भी लगा दिए कि मैं वापस आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी कैसे जनता को कन्विंस कर पाएगी, क्योंकि मुद्दे कमोबेश आप भी वही उठा रहे हैं, आपका एजेंडा भी वही है जो समाजवादी पार्टी का या उनके साथ जो उनके सहयोगी दल हैं। कैसे जनता पर भरोसा करेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर की जो जनमानस है वो आस्था उसके अंदर होती है अपनी मेहनत को लेकर, अपने नेता को लेकर, अपने भगवान को, अपने धर्म को लेकर। पर जब उसी तरीके से अपने उन नेताओं पर बहुत आस्था है लोगों को, पर उन नेताओं ने उनके साथ केवल छल का काम किया। जिनको धर्म के नाम पर छला, उनके साथ धर्म के नाम पर धोखा हुआ। लोगों ने उनको वोट किस बात के लिए दिया था? विश्वास हासिल करा, लोगों का विश्वास किस बात पे हासिल किया था कि हम 15 लाख दे देंगे, नौकरियां दे देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, एक अच्छा स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे। कोरोना आया, स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह चरमरा गया। आप संगठनिक तौर पर बहुत मजबूत होने का दावा करते हैं। 60 लोगों की एक पन्ना होता है, उसका पन्ना प्रमुख तक आप बताते हो, पर 60 में 70 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना का दंश झेला है। 30 लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ बेरोजगारी से समाज में उनका अपमान हो रहा है और आत्महत्या करने का दिल करता है लोगों का। नौजवान सब अपने आप को अपमानित महसूस करता है। लगातार सरकार उनके स्वाभिमान पर सीधा कुठाराघात कर रही है। अब पन्ना प्रमुख जी पहुंच गए कि हम बहुत बड़े मजबूत संगठन है और हमारी सरकार है, 4.5 साल से हम यहाँ हैं, 7.5 साल से हम केंद्र में है, पर हमने डिलीवरी न नौजवान को दिया। उस माँ को, उस बेटी को पूछिए जिसको सिलेंडर तो बता रहे हो पर सिलेंडर दोबारा उसको भर नहीं पाया। उस बच्चे से पूछिए जिसका जूता मोजा तक का आपने खा लिया। कोरोना काल में आपने मिड डे मील का राशन खा लिया। और उन किसानों को जिन्होंने इन योजनाओं को संचालित किया, बताओ भाई, कोई सबूत हो तो बताओ। ऐसे हवा में क्यों खा लिया? आप देख रहे थे क्या खाते हुए? सरकार जाने दीजिए, गंभीर बात करो भाई। संजीव भाई, कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार दल है। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, बोल रहा हूँ, आप ही बात कर। बताओ। 7.5 साल में मोदी जी इतने गंभीर हो गए कि अच्छा, इस पे जरूर एक बात बोल देना, ये 32 साल कांग्रेस बेहाल क्यों हो गई, इस पर जरूर देखिए। 7.5 साल में मोदी जी इतने गंभीर हो गए। आप पहले अपने समय की बात करो, 32 साल पुराना हो गया, वर्तमान पे आना नहीं चाहते। पुरानी हो गई कांग्रेस, कहीं है नहीं, कोई कनेक्टिविटी नहीं जनता से। अब देखिए विकास जी, आप कह रहे हैं 32 साल पुरानी बात हो गई और आप अब पहले कह रहे थे कि वही याद कर रही है कांग्रेस को, लोग उत्तर प्रदेश की जनता को 32 साल पहले को याद कर रहे हैं। आपने तो नारा दिया है कि नकारात्मक राजनीति करेंगे। 32 साल कांग्रेस बेहाल का तो आपने नारा दिया, उसके बारे में कुछ बताइए। बता रहा हूं, धैर्य भी तो रखेंगे। अगर 32 साल में आपकी भी मौका मिला, समाजवादी को भी मिला, बसपा को भी मौका मिला, 32 साल से कांग्रेस को ही उत्तर प्रदेश में मौका नहीं मिला ना। पर मनरेगा जिसका आप दम करते हो कि हमने माइग्रेंट लेबर्स को काम देंगे उनकी स्किल के आधार पे, 24 लाख लोग आए थे।
चलिए विकास जी, कुछ तकनीकी समस्या आपसे मेरा संपर्क आवाज टूट नहीं गया। आ रही है। अरविंद जी, मैं आपके पास आता हूँ। अरविंद जी। जी, चूंकि आपने कहा कि समाजवादी अरे पार्टी मुझे के अपनी जो बात लोग हैं पूरी उन कर सबको लेने आप दीजिए, लोग मैं एकत्रित अरविंद करने जी के लिए की शिवपाल बात यादव करिए, उस लड़ाई को आवाज लड़ रहे हैं, लेकिन अरविंद जी अगर पूरी कर लेने दीजिए। जी विकास, देखिए, सवाल हमेशा जनता ने सरकार चुनी है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, जनता का जनादेश भाजपा के साथ था, तभी जनता ने उनको चुना। पर उनको अगर मनरेगा कांग्रेस की योजना है और उसके नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला होता है, वो कांग्रेस को नहीं पता होगा। कांग्रेस की योजना है, कांग्रेस को नहीं पता होगा। 7.5 साल में आपको पता है कि कहां घोटाला हुआ, कहां नहीं घोटाला हुआ, क्योंकि सारे अधिकारी, सारी योजना कांग्रेस की बनाई हुई है। 7.5 साल पहले आपने नौकरी एक भी चलिए नहीं विकास की। जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि उसमें लूप होल्स कहाँ हैं, कहाँ से घोटाला हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। होगा तब सच्चाई का सामना, जब अरे आपको सच्चाई तब पता चलिए चलेगी, ठीक है जब ये विकास सरकार जी, पलटेगी। अब देखिए मेरे और पास समय भाजपा नहीं, के मुझे तमाम बार मंत्री बार ये चर्चा यही समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है। विकास जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी और दिलचस्प होती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे हैं और उन दौरों के साथ बड़ी सौगातें हैं। अब देखना यह है कि प्रदेश की जनता इसको किस प्रकार से देखती है और इसका असर विधानसभा चुनाव में कितना पड़ता है। आज बड़ी बहस पर मेरे साथ फिलहाल इतना ही।